नमस्कार दोस्तों, आपका मंथन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, अभिनंदन है। और साइकोलॉजी की जो मैराथन क्लास 150 प्रश्न सोल्व करेंगे और मनोविज्ञान का जो भय है उस भय को क्या करेंगे, दूर करेंगे। तो सभी को नमस्कार, राम राम। और आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मनोविज्ञान के, उन मनोविज्ञान के प्रश्न पर अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और 150 जो प्रश्न हैं तो इसमें जो आपकी तैयारी है पूर्ण हो चुकी है, लेकिन तैयारी में अपन प्रश्न के माध्यम से जो मनोविज्ञान का भय है, इस समय जो बच्चों को कॉल आते हैं, कहते हैं सर तैयारी तो हो चुकी है लेकिन कुछ याद है या नहीं है। लेकिन ऑप्शन जब सामने आता है तो पूर्ण अपनी क्या रहती है, तैयारी रहती है। अनीता गुड इवनिंग। तो क्लास को शुरू करते हैं, तो एक बार सभी साथी जुड़ जाएं ताकि अपन प्रश्न को शुरू करें। और जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है साइकोलॉजी के, उनको अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। और 150 प्रश्न है, फटाफट अपन क्या देंगे, उत्तर देंगे। तो जिससे क्या है कि समय की बचत हो और अधिक से अधिक प्रश्न अपन क्या करें, सोल्व करें। तो साथी जुड़ जाएं जल्दी से जल्दी। और जो साथी जुड़ चुके हैं वो क्लास को शेयर कर दें, तो इससे कि जो आपके साथी हैं उनको भी क्लास का लाभ मिल सके। तो क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। और क्लास जो अपनी है 150 प्रश्न है मनोविज्ञान के, और 150 प्रश्नों की जो क्लास है उसमें पहला प्रश्न है, किसी बालक को प्रवेश के लिए विस्तारित काल अवधि का रिट में क्या प्रावधान किया गया है। जो आरटी है उसमें क्या प्रावधान किया गया है। तो इसमें प्रावधान बताना है कि 1 माह का है, 3 माह का है, या 6 माह का है, या वर्ष पर्यंत है। तो जो प्रश्न है उसका आंसर क्या रहेगा कि जो आरटी के तहत बात की जा रही है। और आरटी का जो प्रश्न है वो 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में आते हैं। अच्छा प्रश्न है, तो देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। और प्रश्न की बात करें कि किसी बालक को प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि का आरटी में क्या प्रावधान किया गया है। आरटी के संदर्भ में प्रश्न है, तो प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा। तो यहां पे प्रश्न का उत्तर रहेगा 6 माह। क्या रहेगा, 6 माह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, शिक्षा के अधिकार की प्रकृति है, संवैधानिक है, संविधानोत्तर है, गैर संवैधानिक है, या स्वैच्छिक है। किस प्रकार की पद्धति है। तो देखते हैं, शिक्षा का प्रश्न पूछा है, तो यहां पे प्रश्न में क्या होगा। अधिक से अधिक साथी जुड़ जाए ताकि जो प्रश्न हैं उनके फटाक से उत्तर दे पाएं। डीबी है, सीबी है। देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या है। यहां पर शिक्षा के अधिकार की प्रकृति कौन सी है, संवैधानिक प्रकृति है। कौन सी प्रकृति है, संवैधानिक प्रकृति है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पियाजे के सिद्धांतानुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल क्या है। यहां पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो काल पूछा गया है उसकी आयु क्या है। अच्छा प्रश्न है, तो देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। सभी को राम राम, सभी को गुड इवनिंग। आप प्रश्न पे ध्यान दें कि प्रश्न अपना क्या चल रहा है, क्योंकि 150 प्रश्न सोल्व करने और प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। तो इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे कि पियाजे के सिद्धांत के बालक के संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल क्या है। जीन पियाजे का प्रश्न है, और देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। सभी को गुड इवनिंग, जल्दी से जुड़ जाओ ताकि प्रश्न के फटाफट हल करते रहें। और प्रश्न का उत्तर दिखाई दे रहा है, जैसे बीबी है, सीबी है। और देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है अपना। और प्रश्न के उत्तर की बात करें तो यहां पर 7 से 11 वर्ष क्या रहेगा, 7 से 11 वर्ष प्रश्न का उत्तर रहेगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का। और मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था है वो कौन सी है, 7 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने की तिथि है। किस तिथि को ये अधिनियम लागू हुआ है, वो तिथि बतानी है। तो यहां पर 1 अप्रैल 2011, 1 अप्रैल 2012, 1 अप्रैल 2010,
1 अप्रैल 2013। फटाक से प्रश्न के करने हैं क्योंकि 150 प्रश्न अपने हैं। आरटी का आपको एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा एग्जाम में। आपको थ्योरी भी नहीं पढ़नी है क्योंकि जितने प्रश्न बनते हैं उतने प्रश्न मैं सोल्व करवा रहा हूं। तो यहां पे जो प्रश्न का उत्तर आ रहा है, और प्रश्न का उत्तर क्या आ रहा है, जो कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं कि सी भी है और ए भी है। तो देखते हैं प्रश्न का उत्तर अपना क्या रहता है। लगभग सी आंसर आ रहा है और प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010। प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 2010 की संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर उस समय छोड़कर और पूरे भारत में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत के किस राज्य में लागू किया गया है, यानी हाल ही में कौन से राज्य में लागू किया गया है, वो राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, हरियाणा है या फिर जम्मू कश्मीर है। कि जो अभी हाल ही में आरटी 2009 वो कौन से प्रदेश में लागू हुआ है, भारत का कौन सा वो राज्य है। तो देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। अच्छा प्रश्न है। आरटी एक्ट 2009 ये जो अभी हाल ही में कहां पर लागू हुआ है, तो प्रश्न के विकल्प में देख रहा हूं कि लगभग का जो आंसर है वो डी आ रहा है, और प्रश्न का उत्तर रहेगा अपना कि जम्मू कश्मीर। क्या रहेगा, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां पर 5 अगस्त 2019 को यहां से धारा 370 और 35A ये हटाने के बाद में यहां से आरटी एक्ट 2009 यहां पर भी क्या हो चुका है, लागू हो चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया है। वो कौन सा संविधान संशोधन है जिसे शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है, वो संविधान संशोधन बताना है। तो यहां पर 83 है, 85 है या 86 है या 84 है। और प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा कि संशोधन की बात कहेगी, संशोधन के बाद में मौलिक अधिकार बनाया। प्रश्न में ध्यान देना है कि संविधान संशोधन की बात चल रही है और उसे मौलिक अधिकार बना दिया गया है। तो मौलिक अधिकार कौन से संशोधन में बनाया गया है। तो देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। यहां पर कह रहा है कि मौलिक अधिकार की बात कही गई है, और देखते हैं प्रश्न का उत्तर अपना क्या रहता है। लगभग सबका आंसर जहां तक मैं देख पा रहा हूं सी रह रहा है। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा कि यहां पर आपका जो 86वां संविधान संशोधन है, कि 86वां संविधान संशोधन है और यहां पर शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, किस वर्ष शिक्षा के मौलिक अधिकारों को सभी बच्चों के लिए, सभी बच्चों की बात की जा रही है कि मौलिक अधिकारों को सभी बच्चों के लिए बना दिया गया है। तो यहां पर देखते हैं कि प्रश्न क्या हुआ कि किस वर्ष शिक्षा के मौलिक अधिकारों को सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना दिया गया है। कब बना दिया गया है, तो इसमें 2010 है, 2009 है या 2011 है या 2012 है। कौन सा अधिनियम है, उस अधिनियम की बात हो रही है। और देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है, क्योंकि आरटी से संबंधित जितने प्रश्न बन रहे थे उतने ही प्रश्न पूरे के पूरे प्रश्न बने हुए हैं। तो देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। तो यहां पे प्रश्न का उत्तर अपना हो रहा है, और जहां तक मैं विकल्प देख पा रहा हूं, और फटाफट उत्तर दो ताकि नेक्स्ट अगले से अगले प्रश्न अपन फटाफट प्रश्न करें। तो यहां पे प्रश्न होगा 2009। कौन सा होगा, 2009। बी आंसर इसमें क्या है, राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि सभी बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने की बात करती है। कौन सा जो धारा है जो मूलभूत अधिकार बनाने की बात करती है, कि धारा 21A, धारा 21B, धारा
22A या धारा कौन सी है 22C, कौन सी धारा है? तो देखते हैं यहां पर कि मूलभूत अधिकार और बनाने की बात कही गई है, और देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। अच्छा प्रश्न है, और इसी टाइप के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं आरटी एक्ट 2009 के संदर्भ में। और कमेंट बॉक्स में जहां तक मैं देख पा रहा हूं लगभग जो आंसर आ रहा है वो ए दिखाई दे रहा है। और देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है अपना। यहां पर जो बात कही गई है कि बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकार, जो अधिकार दिया गया है वो अधिकार दिया गया 21A में। किसमें दिया गया? 21A में अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति देती है? वो कौन सी धारा है जो राज्य सरकार को नियम बनाने की वो शक्ति प्रदान करती है? वो धारा कौन सी राज्य के लिए, कि प्रत्येक राज्य अपनी स्वेच्छा से अपने अकॉर्डिंग नियमावली बना सकता है? वो धारा कौन सी है? प्रत्येक राज्य के लिए लागू होती है, और आरटी एक्ट 2000 में उस धारा का प्रावधान किया गया, वो धारा कौन सी है? तो देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। जितने जल्दी आप प्रश्न का उत्तर दोगे फटाफट, उससे आगे आप अपन बढ़ते रहेंगे। तो प्रश्न का उत्तर जो आ रहा है वो बी भी है, ए भी है। देखते हैं प्रश्न का उत्तर अपना क्या रहता है। देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है अपना। और प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं तो प्रश्न का उत्तर अपना आ रहा है इसमें कि सी भी आ रहा है कि धारा 38 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? धारा 38। और धारा 38 के अनुसार प्रत्येक राज्य अपने अनुसार क्या बना सकता है? नियमावली बना सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न की बात करें, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में 2009 की बात करें तो कुल अध्याय है। किसकी बात हो रही है? कि कुल जो अध्याय एवं धाराएं हैं, कुल अध्याय कितने हैं और धाराएं कितनी हैं? तो यहां पर 8 अध्याय 37 धारा, 9 अध्याय 36 धारा, 7 अध्याय 38 धारा, 6 अध्याय 35 धारा। तो यहां पर तो अध्याय कितने हैं और धाराएं कितनी हैं? आरटी एक्ट 2009 में धाराएं और अध्याय कितने हैं? फटाक से उत्तर बताना। देखिए कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। अध्याय और धाराएं कितनी हैं? ऐसे प्रश्न तो अपने गलत नहीं होंगे, चाहे किसी भी एग्जाम में क्यों ना हो। और देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है कि यहां पर कह रहा है कि 7 तो अध्याय है और 38 क्या है? धाराएं हैं। आरटी एक्ट 2009 में 7 अध्याय और 38 क्या है? धाराएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रारंभिक शिक्षा में कक्षा सम्मिलित है। जो प्रारंभिक शिक्षा है उसमें कौन कौन सी कक्षाएं सम्मिलित होती है? तो यहां पर कक्षा 1 से 5, 3 से 8, 3 से 5, 1 से 8। तो यहां पर आपको प्रारंभिक शिक्षा के दरमियान कौन कौन सी कक्षाएं उनको शामिल करते हैं वो कक्षाएं बतानी है आपको, कि आरटी के अनुसार कौन कौन सी कक्षाएं हैं वो प्रारंभिक शिक्षा के शामिल की जाती है। तो देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। यहां पे प्रश्न की बात की जा रही कक्षा प्रारंभिक शिक्षा में, प्रारंभिक शिक्षा का जो अर्थ होता है और प्रारंभिक शिक्षा के अकॉर्डिंग जो कक्षा बताई गई है वो कक्षा क्या है? तो यहां पर डी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है। और देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। और प्रश्न के उत्तर की बात करें तो प्रश्न का उत्तर रहेगा कक्षा 1 से 8 तक। यहां पे पूछा शब्द कौन सा है? प्रारंभिक शिक्षा पूछा है, और प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ होता है कक्षा 1 से 8 तक। यदि प्राथमिक पूछता है, यहां पर ध्यान देना कि कक्षा 1 से 5 करे तो प्राथमिक बात करेगा और प्राथमिक शिक्षा की बात होती है। और कक्षा 6 से 8 तक, 6 से 8 की बात करें तो उच्च प्राथमिक, किसकी बात होती है? उच्च प्राथमिक। और प्रश्न में आपसे क्या पूछा है कि प्रश्न में आपसे प्रश्न कर रहा है कि यहां पे प्रारंभिक शिक्षा, और प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं
कि विद्यालय प्रबंध समिति की कार्य समिति की बैठकों के लिए गणपूर्ति उसके कुल सदस्यों की होती है, कि जो बैठक की जाती है विद्यालय की, उसमें गणपूर्ति जो होती है उसमें कितनी संख्या होती है, कितना प्रतिशत होता है, उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं 1/10 है, 1/3 2 है, 3/4 है या 1/3 है। गणपूर्ति या कोरम में जो संख्या होती है वो कितने % या कितने अनुपात में होनी चाहिए जिससे विद्यालय की बैठक होती है। तो देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। गति जितनी आपकी ज्यादा होगी उतने ही प्रश्न अपन जल्दी हल कर पाएंगे। तो देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। और प्रश्न के उत्तर की बात करें तो यहां पर 1/3 यानी 1/3 जो भाग है वो गणपूर्ति कोरम के लिए सदस्यों की संख्या क्या होती है, आवश्यक होती है। कोरम की जो संख्या की बात करें तो उनमें 1/3 जो संख्या वो होना अनिवार्य बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के लिए 2009 के अनुसार विद्यालय आसपास से कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थापित होना चाहिए। 1 से 5 की बात की जा रही है। प्राथमिक जो विद्यालय होते हैं, इन प्राथमिक विद्यालय की दूरी है वो दूरी क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर वो दूरी हो, दूरी कितनी होनी चाहिए। अच्छा प्रश्न है, फटाफट उत्तर दो इसमें जिससे अपन आगे से आगे बढ़ते जाएं। और प्रश्न का उत्तर अपन देख पा रहे हैं जहां तक वो सी भी है, डी भी है और ए भी है। फटाफट उत्तर दोगे तो उसमें अपन प्रश्न ज्यादा से ज्यादा हल कर पाएंगे। और लगभग जो मैं आंसर देख रहा हूं कमेंट बॉक्स में वो सभी का ए आ रहा है। और देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। प्राथमिक स्तर पर जो दूरी होती है वो दूरी कितनी होती है, 1 किलोमीटर होती है। कितनी दूरी होती है, 1 किलोमीटर दूरी होती है। अगला प्रश्न है कक्षा 6 से 8 तक के बालकों के लिए RT 2009 के अनुसार विद्यालय आसपास से कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थापित होना चाहिए। 6 से 8 की दूरी पूछ रहा है और 6 से 8 तक की विद्यालय की दूरी है वो दूरी कितनी होनी चाहिए। तो यहां पर 1 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर कितने किलोमीटर दूरी होनी चाहिए। कक्षा 6 से 8 की बात की जा रही है। और अच्छा प्रश्न है क्योंकि आरटी के प्रश्न आपके गलत एग्जाम में नहीं होंगे यदि आप यहां पर ईमानदारी से सोल्व कर रहे हो तो, क्योंकि जितने प्रश्न बनते उतने प्रश्न अपने बनाए यहां पर। तो इसमें कक्षा 6 से 8 तक की दूरी पूछी है और कक्षा 6 से 8 तक की दूरी है वो दूरी कितनी होती है। 1 से 5 तक दूरी बता दी आपने 1 किलोमीटर और 6 से 8 तक की दूरी बतानी है। और 6 से 8 तक की जो दूरी होती है वो दूरी अपनी कितनी है, 3 किलोमीटर। कितनी है, 3 किलोमीटर दूरी अपनी है 6 से 8 के लिए। 6 से 8 के लिए दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर की बात होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संबंध किस आयु वर्ग के बच्चों से हैं। कि 2009 जो RT एक्ट है वो कौन से वर्ग के जो बालक है उनसे संबंधित है। तो यहां पर जो आयु बताई गई है 0 से 5 होगी, 0 से 6 होगी या 6 से 11 होगा या 6 से 14 होगा। कौन से बालकों का यहां पर उल्लेख किया गया RT 2009 के अंतर्गत। और देखते हैं प्रश्न का उत्तर अपना क्या सही रहता है। यहाँ पे RT की जो बात की गई है वो आयु वर्ग की बात की, कौन से जो आयु वर्ग है जो बालकों को सम्मिलित करता है। और देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं आज आपकी तैयारी कल से ज्यादा है। आज लगभग प्रश्नों के अभी तक जो आंसर आप दे रहे हो वो सभी के सभी प्रश्नों के उत्तर सही आ रहे हैं। थोड़ा सा आज तैयारी की क्योंकि कल ज्यादा ही प्रश्न गलत हो गए थे, तो आज तैयारी अपनी ज्यादा कल से ज्यादा है। और देखते हैं प्रश्न का जो उत्तर दिखाई दे रहा है कमेंट बॉक्स में वो सभी का डी है। और प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि 6 से 14 वर्ष की जो आयु है, 6 से 14 वर्ष की जो आयु है ये इसमें उल्लेख किया गया है कि RT 2009 में 6 से 14 वर्ष के जो बालक है उनका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर एवं सुविधा विहीन समुदाय के बच्चों हेतु निजी विद्यालयों में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। वो 10% आरक्षण है
या 25% आरक्षण है, या 20% आरक्षण है, या 35% आरक्षण है, कितना परसेंट आरक्षण है। तो यहां पर आरक्षण की बात की गई है, आरक्षण की बात की, वो आरक्षण कितना परसेंट है, क्योंकि यहां पर जितने जो आरक्षण की बात की आर्थिक बच्चों के लिए, तो आरक्षण की बात करते हैं और देखते हैं प्रश्न का उत्तर अपना क्या रहता है। और प्रश्न जो कमेंट बॉक्स में दिखाई दे रहा है, लगभग जो सी उत्तर दिखाई दे रहा है, और प्रश्न का उत्तर देखते हैं। और प्रश्न के उत्तर की बात करें तो 25%, कितना परसेंट है, 25% का प्रावधान है कि जो गरीब बच्चे हैं वो निजी विद्यालय में 25% क्या कर सकते हैं, प्रवेश ले सकते हैं निःशुल्क, और कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाई क्या कर सकते हैं, निःशुल्क अध्ययन कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार कक्षा 6 से 8, यहां पर यदि बात करें कि कक्षा 6 से 8 तक की बात की जा रही है, कक्षा 6 से 8 तक छात्र शिक्षक अनुपात होना चाहिए। 6 से 8 तक शिक्षक छात्र अनुपात है, वो अनुपात क्या होता है, तो यहां पर 25:1, 35:1, 45:1, 55:1। कक्षा 6 से 8 तक शिक्षक और छात्र जो अनुपात होता है वो अनुपात कितना होता है, किस अनुपात में शिक्षक छात्र का जो रेशियो रहता है वो अनुपात बताना कक्षा 6 से 8 तक के लिए। और देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं फटाफट उत्तर देते रहो, जितना स्पीड से उत्तर दोगे उतना ही जल्दी अपन श्रृंखला को पूरा करेंगे। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं लगभग सी आंसर आ रहा है। और प्रश्न के उत्तर की बात करें तो 35:1 कितना है, 35:1 कक्षा 6 से 8 के लिए 35:1 जो होता है उसमें क्या होता है, शिक्षक छात्र का रेशियो होता है कि 35 तो विद्यार्थी है और शिक्षक कितना होगा, 1। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान की किस धारा के अंतर्गत 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। 40 घंटे का, 42 घंटे का, 45 घंटे का या 55 घंटे का, कितने घंटे का प्रावधान किया गया है। यहां आपको प्रावधान बताना कि कितने जो घंटे हैं वो बालकों को अध्ययन करवाया जाएगा। वो समय घंटे आपको बताना कि एक सप्ताह में जो घंटे कितने अध्ययन करवाएंगे, वो कार्य दिवस के रूप में घंटे बताने हैं आपको। और देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है आपका। आज लगभग मैं कह रहा हूं कि सभी के आंसर सही हो रहे हैं। तैयारी आज मैंने कहा था कि ये 2 टॉपिक पढ़ना, और आज आपने पढ़े भी हैं और प्रश्न उत्तर सही भी जा रहे हैं। और देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। यहां पर तैयारी घंटा और कुछ भी कहे वो घंटे कितने, सप्ताह घंटे बोले चाहे तैयारी घंटे बोले, वो कितने घंटे होने चाहिए, 45 घंटे। कितने घंटे हैं, 45 घंटों की बात हो रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत किस कक्षा तक बालक को रोका या निष्कासित नहीं किया जा सकता। कौन सी क्लास तक बालक को ना तो रोक सकते हैं, नहीं आप विद्यालय से निष्कासित कर सकते हो, वो कक्षा बतानी है। कौन सी कक्षा तक की बात कही गई है, तो यहां पर 8वीं तक, 5वीं तक, 10वीं तक या फिर 12वीं तक, कौन सी कक्षा तक बालक को आप रोक नहीं सकते हो, निष्कासित नहीं कर सकते हो, वो प्रावधान है। वो कौन सी कक्षा तक प्रावधान है, आरटी एक्ट 2009 के तहत। और देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। फटाफट उत्तर दो देखिए, क्योंकि आज जो लेवल है वो पढ़ा हुआ है, इसीलिए प्रश्न आपके गलत नहीं हो रहे हैं। और एग्जाम में जब आप 26 सितंबर को जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपको मनोविज्ञान का भय नहीं होगा। और यहां पर देखते हैं प्रश्न का जो उत्तर है वो ए दिखाई दे रहा है। तो कक्षा कौन सी हो जाएगी कि कक्षा 8 तक का प्रावधान है आरटी एक्ट 2009 में कि बच्चे को ना तो रोक सकते हो ना बच्चे को निष्कासित कर सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक शैक्षणिक वर्ष में 1 से 5वीं तक कक्षा के लिए न्यूनतम कार्य दिवस है वो कितने घंटों की बात हो रही है। तो यहां पर 100 घंटे हैं, 180 घंटे हैं या 120 घंटे हैं या 200 घंटे हैं। कितने घंटे न्यूनतम कार्य दिवस के होते हैं कक्षा 1 से लेकर 5 तक, कि उतने घंटे शिक्षक कार्य करता है और ये कार्य घंटे कितने होने चाहिए। और देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है आपका।
अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न रहेंगे, फटाफट उत्तर देना देखें, क्योंकि जो प्रश्न का जो लेवल है और एग्जाम में आपकी फर्स्ट ग्रेड है या रीट है, ऐसे एग्जाम में काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है। और देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है कि कार्य घंटे पूछे गए यहाँ पे। और कार्य घंटों की बात करें तो मेरे को जो विकल्प दिखाई दे रहा है उत्तर जो कमेंट बॉक्स में आ रहा है लगभग डी आ रहा है। और प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि 200 घंटे। कितने घंटे हो जाएंगे कि 200 घंटे कक्षा 1 से 5 के लिए, कक्षा 1 से 5 के लिए जो कार्य घंटे बताए गए हैं वो कितने हैं, 200 घंटों की बात है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक शैक्षणिक वर्ष में 6वीं से 8वीं कक्षा के लिए न्यूनतम कार्य दिवस है। कक्षा 6 से 8वीं तक जो न्यूनतम कार्य दिवस है वो कितने हैं। लॉक कर दिया गया, आपके उत्तर सही भी हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सही जा रहा अभी तक, क्योंकि तो तैयारी आपकी की हुई है, वो तैयारी अच्छी की हुई है। और अब आपकी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी चल रही है और फर्स्ट ग्रेड में भी सिलेक्शन होगा श्योर। 220 है, 200 है, 210 है या 230 है। तो देखते हैं कि यहां पर कार्य दिवस पूछा गया कक्षा 6 से 8 के लिए, पहले था कक्षा 1 से 5 के लिए और कक्षा 6 से 8 के लिए। तो यहां पे प्रश्न का उत्तर लगभग मेरे को ए दिखाई दे रहा है। तो 220 क्या होगा, 220 और 220 क्या है, घंटे। और 220 घंटों की बात करते हैं यहां पर कि 220 घंटे हैं कि कार्य दिवस की बात हो रही है। यहां पर किसकी बात हो रही है, कार्य दिवस की बात। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अपना है, एरिक एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था के लिए नियामक संकट है। यहां पर अच्छा प्रश्न है और कह रहा है कि कौन, एरिक एरिक्सन। एरिक्सन की बात कर रहा है। किशोरावस्था कौन सी अवस्था, किशोरावस्था। नियामक क्या है, संकट है। तो नियामक संकट क्या होता है, तो यहां पर कह रहा है कि विश्वास बनाम अविश्वास, पहचान बनाम भूमिका संभ्रम, स्वायत्ता बनाम ग्लानि, अंतरंगता बनाम अलगाव। तो यहां पर एरिक एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था में जो नियामक संकट होता है वो कौन सी अवस्था होती है। यहां पे अवस्थाओं को एरिक्सन के द्वारा 8 भागों में बताई गई अवस्था है, वो अवस्था कौन सी होगी। अच्छा प्रश्न है। तो यहां पर कि किशोरावस्था के लिए नियामक संकट है, वो संकट कौन सा होता है। तो प्रश्न का जहां तक मैं देख पा रहा हूं और उत्तर की बात कर रहे हैं तो बी भी आ रहा है। और देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। सी भी उत्तर आ रहा है। फटाक से उत्तर दो, इसमें गति अपनी थोड़ी तेज होनी चाहिए। और यहां पे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि पहचान बनाम भूमिका संभ्रम। क्या हो जाएगा, पहचान बनाम क्या है, भूमिका संभ्रम, इसमें आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, कोहलवर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन चौथे चरण की विशेषता दर्शाता है। और यहां पे कोहलवर्ग के अनुसार जो चौथा वर्ग है उसकी विशेषता दर्शाता है, वो वर्ग कौन सा है। तो यहां पर दंड अनुपालना अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। तो प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा। और यहां पे प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है कि इसमें चौथे चरण की बात कर रहा है। और कौन, कोहलवर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बात कही गई है और चौथे चरण की बात है, वो बात कौन सी है। देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है आपका। फटाक से उत्तर देना देखिए, गति जितनी तेज होगी आपकी, प्रश्न को फटाफट पढ़ो देखिए। और प्रश्न का उत्तर होगा इसमें, और प्रश्न के उत्तर की बात करें तो डी आंसर हो जाएगा इसमें कि कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। कौन सा हो जाएगा कि कानून और व्यवस्था अभिविन्यास की चौथे चरण की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मॉडलिंग का समप्रत्यय निम्नलिखित में से किस कार्य पर आधारित है। मॉडलिंग की बात की जा रही है और मॉडलिंग का जो कार्य है वो किस पर आधारित है कि जेबी वाटसन पर है, अल्बर्ट बांडुरा है,
बीएफ स्किनर है या सिगमंड फ्राइड है। और इसमें जो प्रश्न की भाषा कह रहा है कि मॉडलिंग संप्रत्यय, किसकी बात हो रही है कि मॉडलिंग संप्रत्यय वो किस पर आधारित है। अच्छा प्रश्न है, इस प्रकार के काफी बार प्रश्न पूछा भी गया है एग्जाम में। और देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। यहां प्रश्न पूछा गया है कि मॉडलिंग का संप्रत्यय, मॉडलिंग की बात की जा रही है और बालक जो मॉडलिंग की बात करता है, और यहाँ पे जो प्रश्न होता है तो मॉडलिंग में बालक क्या करता है, अनुकरण के द्वारा सीखता है। और यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, अल्बर्ट बांडुरा। क्या हो जाएगा, अल्बर्ट बांडुरा हो जाएगा मॉडलिंग की बात करते हैं तो। अगला प्रश्न अपना होगा, अगले प्रश्न की बात करें, मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य की बात हो रही है और मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, कथन की पहचान करनी है। और यहाँ पर सही नहीं है, बिना शारीरिक स्वास्थ्य के मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। मानसिक स्वास्थ्य एक स्थिर संकल्पना है। मानसिक स्वास्थ्य नीतिप्रक मानकों से भिन्न है। मानसिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक योग्यता समान नहीं है। तो यहाँ पर प्रश्न है और प्रश्न का उत्तर क्या होगा। अच्छा प्रश्न है, प्रश्न की भाषा कह रही है कि यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य, आपके चैप्टर है आरटी में, इसमें जो रीट की एग्जाम है और उसमें मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य से प्रश्न कर रहा है, तो प्रश्न का उत्तर अपना क्या रहता है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। और प्रश्न के उत्तर की बात करें तो मानसिक स्वास्थ्य एक स्थिर संकल्पना है। मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो मानसिक स्वास्थ्य क्या है, एक स्थिर संकल्पना की बात कर रहा है। तो प्रश्न में उत्तर अपना क्या हो जाएगा कि प्रश्न का उत्तर क्या है, बी आंसर अपना क्या है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके मत अनुसार ज्ञान की संरचना में सामाजिक अंतःक्रिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सामाजिक अंतःक्रिया की जो भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण होती है, ये किसने कहा है। तो यहाँ पर जीन पियाजे, जेबी वाटसन, लेवाइगोस्की या बीएफ स्किनर, किसके द्वारा बात कही गई है, किसके द्वारा बात कही गई है। और देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है कि यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि यहाँ पर अंतःक्रिया की बात हो रही है और सामाजिक सिद्धांत से जो अंतःक्रिया होती है, तो ये बात कौन कह रहा है। देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। जहां तक मैं देख रहा हूं कि बी आंसर उत्तर दिखाई दे रहा अभी तक कमेंट बॉक्स में। और प्रश्न के उत्तर की बात करें तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, लेवाइगोस्की। किसकी बात हो रही है, वाइगोस्की की बात हो रही है। और वाइगोस्की सामाजिक अंतःक्रिया की भूमिका का महत्वपूर्ण होती है, और यह बात कौन कहता है, वाइगोस्की कहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हेज दुविधा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है। हेज दुविधा की बात की गई है और हेज दुविधा है वो किस सिद्धांत से संबंधित है। तो यहाँ पर पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से, फ्राइड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत से, कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से, बंडूरा के निरीक्षणात्मक सिद्धांत से। तो यहाँ पे जो प्रश्न है वो प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा। और देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है अपना। यहाँ कह रहा है कि हेज दुविधा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है। यहाँ पर जो बात की गई हेज दुविधा की बात कर रहा है और कौन सा सिद्धांत है। और देखता हूं कि कमेंट बॉक्स में उत्तर क्या रहता है आपका। एक अच्छा प्रश्न है, हेज दुविधा होती क्या है, हेज दुविधा कौन सा व्यक्ति कहता है। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं आंसर, इसका जो सी आंसर दिखाई दे रहा है बी है। और देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। यहां पर कोहल वर्ग कौन कह रहा है कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, जो हेज दुविधा है वो किससे, नैतिक विकास के सिद्धांत से क्या है, संबंधित है। और नैतिक विकास सिद्धांत किसका है, कोहल वर्ग का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मेयर 2008 द्वारा दी गई सामयिक बुद्धि की संकल्पना में निम्नांकित में से क्या समाहित नहीं है। यहां पर क्या समाहित नहीं है वो देखना है। दूसरों के संवेगों को ठीक से पढ़ना, आत्म प्रेरणा, अपने संवेगों का नियमन एवं नियंत्रण, दूसरों को अभिप्रेरित करना। तो यहां पर मेयर के द्वारा बात की गई है और यहां पर सामाजिक बुद्धि है, उसकी संकल्पना में निम्नांकित में से क्या समाहित नहीं है।
इसमें 3 बातें समाहित है और एक बात समाहित नहीं है, और बात कौन सी समाहित नहीं है उसकी बात करेंगे। देखें और देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। फटाफट देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। और यहां पर मेरे को ए भी दिखाई दे रहा है, डी भी दिखाई दे रहा है, और देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। और प्रश्न के उत्तर की बात करें तो यहां पर दूसरों को अभिप्रेरित करना, किसकी बात हो रही, दूसरों को अभिप्रेरित करना, ये इसमें सम्मिलित नहीं है। डी आंसर इसमें क्या है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नांकित में से कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है। शास्त्रीय अनुबंधन की बात करें और शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है तो यहां पर विलोपन, विभेदन, तत्काल पुनरावृत्ति या शैपिंग, कौन सा संबंधित नहीं है। और देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। यहां पे जो प्रश्न का उत्तर देख रहा हूं कि यहां पर शास्त्रीय अनुबंधन की बात की गई है और शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है कि विलोपन है, विभेदन है, तत्काल पुनरावृत्ति है या फिर शैपिंग है, कौन सा संबंधित नहीं है। और देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। लगभग जो मैं उत्तर देख रहा हूं और सभी का क्या उत्तर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है। और देखते हैं और प्रश्न का उत्तर भी क्या होगा, शैपिंग, क्या हो जाएगा, शैपिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आज धूप तेज एवं असुखद है, आप धूप चश्मा लगा लेते हो और आपकी असुविधा को कम कर देता है, यह एक उदाहरण हो सकता है। ये किस प्रकार का उदाहरण हो सकता है, तेज धूप होती है और आप चश्मा लगा लेते हो, तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, नकारात्मक पुनर्बलन का, सकारात्मक पुनर्बलन का, नकारात्मक दंड का, सकारात्मक दंड का। तो प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा, कि इसमें जो प्रश्न है और प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा, फटाक से उत्तर देना। देखिए क्योंकि जो कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं और कमेंट बॉक्स में जो प्रश्न का उत्तर दिखाई दे रहा है, केवल सुमन कुमारी का केवल ए आंसर आ रहा है। और प्रश्न का उत्तर देखते हैं और प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं। यहां पर काफी एग्जाम्पल मैंने बुक्स में लिखा रखे हैं आपको, जब क्लास लगी थी, कि नकारात्मक पुनर्बलन का, किसकी बात हो रही है, नकारात्मक पुनर्बलन का इसमें क्या आ रहा है, भाव आ रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नांकित में से किस पुनर्बलन शेड्यूल में पुनर्बलन सबसे कम पूर्वानुमानी होता है, स्थिर अंतराल शेड्यूल, चर अनुपात शेड्यूल, स्थिर अनुपात शेड्यूल, सभी में समान रूप से पूर्व अनुमान है। तो इसमें पुनर्बलन की बात कर रहा है और पुनर्बलन में जो इसमें पूर्वानुमान से लेकर बात हो रहा है कि सबसे कम पुनर्बलन की बात वो किस में कही गई है। और देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। फटाक से देखना कि प्रश्न का उत्तर अपना क्या रहता है, क्योंकि इसमें पुनर्बलन सबसे कम पूर्वानुमान्य उसकी बात कही गई है। और यहां पे प्रश्न का उत्तर देखते हैं तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चर अनुपात शेड्यूल। किसकी बात हो रही है, कि चर अनुपात जो शेड्यूल है उसकी बात कही गई है। तो यहां पर सी आंसर इसमें क्या है, राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, एक द्वितीय पुनर्बलक जिसका द्वितीय युग्मन एक से अधिक प्राथमिक पुनर्बलक के साथ किया गया हो और कहलाता है प्राथमिक पुनर्बलक, क्रिया पुनर्बलक, सामान्यीकृत पुनर्बलक या विभेदक पुनर्बलक। तो इसमें प्रश्न का उत्तर अपना क्या रहेगा, प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। और देखते हैं कि प्रश्न क्या होगा, प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा। इसमें पूछा गया है कि एक द्वितीय पुनर्बलक की बात कही गई है, एक से अधिक प्राथमिक पुनर्बलक है के साथ किया गया कहलाता है, कि साथ में जो किया गया पुनर्बलक कौन सा पुनर्बलक कहलाता है। और कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। और यहां पर देखते हैं प्रश्न का उत्तर होगा सामान्यीकृत पुनर्बलक। क्या हो जाएगा, सामान्यीकृत पुनर्बलक की बात करते हैं तो इसमें सी आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक यह विश्वास की अधिगम करता
सक्रिय रूप से ज्ञान की संरचना, ज्ञान की रचना, उसकी विवेचना एवं उसकी पहचान व्यक्तिगत तरीके से करता है, सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या है व्यवहारवादी दृष्टिकोण का, रचनावादी दृष्टिकोण का, मनोविश्लेषणवादी दृष्टिकोण का या प्रकारवादी दृष्टिकोण का, कि कौन सा दृष्टिकोण यहां पर है। देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है कि यहां पर कौन सा दृष्टिकोण है। वो दृष्टिकोण बताना आपको कि यहां पर जो अधिगमकर्ता सक्रिय रूप से ज्ञान की रचना की बात हो रही है और रचना के अंतर्गत कौन सा यहां पर जो रहता है उपयुक्त व्याख्या के रूप में। और प्रश्न का उत्तर होगा अपना कि रचनावादी दृष्टिकोण कौन सा है, रचनावादी दृष्टिकोण है। और बी आंसर इसमें क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा कि रचनावादी की बात कही जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ज्ञान के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन रचनावादी दृष्टिकोण से सही नहीं है। कौन सा इसमें रचनावादी दृष्टिकोण से सही नहीं है, वो कौन सा है। सामाजिक ज्ञान प्रासंगिक है, पुनरावर्ती है या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। अच्छा प्रश्न है कि इसमें रचनावादी दृष्टिकोण से सही नहीं है, सही नहीं की बात कर रहा है और सही कौन सा नहीं है। तो देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। और कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं कि केवल बी आंसर दिखाई दे रहा है, बाकी कमेंट नहीं दिखाई दे रहे। तो प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं तो ज्ञान प्रासंगिक किसकी बात होती है, ज्ञान प्रासंगिक है। बी आंसर इसमें क्या है, राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सीखने की प्रक्रिया का क्रम क्या है। बाधा, लक्ष्य, अभिप्रेरक, सफल प्रयत्न, विभिन्न अनुक्रियाएं। तो इसमें कौन सा सही होगा, उस सही विकल्प का चयन करना है। और नीचे दे रखा है 1 2 3 4 5, 1 4 5 3 2, 3 5 1 4 2, 2 5 1 4 3। कौन सा क्रमांक है वो इसमें सही होगा, वो क्रमांक देखना है। और क्रमांक में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। सीखने की प्रक्रिया का जो क्रम है वो क्रम क्या है, यहां पर क्रम देखना आपको सीखने का। और देखते हैं कि प्रश्न में क्या क्रम आता है कि सबसे पहले बात होती है अभिप्रेरक। किसकी बात होती है, अभिप्रेरक। और अभिप्रेरक के बाद में बात करें तो विभिन्न प्रकार की अनुक्रिया क्या होती है, विभिन्न प्रकार की अनुक्रिया। और विभिन्न प्रकार की अनुक्रिया करते हो तो मार्ग में क्या आती है, बाधा। और जब बाधा आती है तो आपको क्या मिलता है, सफल प्रयत्न। क्या मिलता है, सफल प्रयत्न। और सफल प्रयत्न मिलता है तो क्या होता है, लक्ष्य की प्राप्ति। तो इसमें देखते हैं कि जो कौन कौन सा जो क्रमांक है वो व्यवस्थित क्रमांक में बैठ रहा है। और यहां पर जो व्यवस्थित क्रमांक बैठ रहा है वो कौन सा है, सी आंसर अपना क्या है, राइट उत्तर है। सी आंसर की बात करें तो इसमें क्या है, राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिगम में कौन सी प्रक्रिया नहीं है। फटाफट उत्तर दिया करो। देखिए कि अधिगम में कौन सी प्रक्रिया नहीं है। व्यवहारगत परिवर्तन, जीवन पर्यंत संचालित प्रक्रिया, परिपक्व से व्यवहार परिवर्तन, अभ्यास व अनुभव द्वारा सीखना। तो देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। और कमेंट बॉक्स में देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या आता है आपका। यहां कहा गया है कि अधिगम में कौन सी प्रक्रिया नहीं है, लर्निंग के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया नहीं है, जो प्रोसेस है उस लर्निंग की प्रोसेस में नहीं है। तो देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। और प्रश्न के उत्तर की बात करें तो यहां पर होगा परिपक्व से व्यवहार परिवर्तन। कौन सा है, परिपक्व से व्यवहार परिवर्तन। और सी आंसर इसमें क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि व्यक्ति जब तक नहीं सीख सकता, व्यक्ति जब तक नहीं सीख सकता तब तक वह तत्पर न हो। यह किसने कहा है, हरलोक ने, थॉर्नडाइक ने, गेसेल ने या स्किनर ने। ये जो परिभाषा है वो किसकी परिभाषा है। और देखते हैं कि परिभाषा किसकी है। फटाफट उत्तर देना। देखिए और यहां कह रहा है कि जब तक व्यक्ति जब तक नहीं सीख सकता, जब तक वो क्या नहीं हो, तत्पर हो। आप तत्पर होगे तभी क्या होगा, सीख पाओगे। ये तत्परता की बात है, वो कौन कह रहा है। वो प्रश्न के जो कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं वो कमेंट क्या आ रहा है, देखिए फटाफट उत्तर देना। देखिए
और प्रश्न की बात करते हैं, ये परिभाषा किसकी है? थॉर्नडाइक की क्या परिभाषा है? किसकी परिभाषा है? थॉर्नडाइक की परिभाषा। तत्परता की जो बात कही गई है वो किसके द्वारा कही गई? थॉर्नडाइक के द्वारा कही गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा कारक अधिगमकर्ता से संबंधित है? जो अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनमें से कौन सा कारक अधिगमकर्ता से संबंधित है? तो देखते हैं इसमें, शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन स्तर, अधिगमकर्ता की उपलब्धि अभिप्रेरणा का स्तर, शिक्षक की विषय पर पारंगतता, अधिगम अनुभव की प्रकृति। तो प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। फटाफट उत्तर दो देखिए, और कमेंट बॉक्स में देखता हूं कि प्रश्न का उत्तर सबसे पहले कौन देता है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या आता है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं तो यहां पर प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं अपन कि अधिगमकर्ता, किसकी बात हो रही? अधिगमकर्ता, और लगभग बी आंसर आ रहा है। और देखते हैं इसमें कि अधिगमकर्ता की जो उपलब्धि होती है और अभिप्रेरणा का क्या होता है? स्तर होता है। अधिगमकर्ता और उपलब्धि स्तरण की बात करें तो इसमें बी आंसर क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से प्रभावी शिक्षक की विशेषता क्या होती है? एक शिक्षक की जो प्रभावी विशेषता है वो क्या होती है? तो यहां पर विद्यार्थियों को आवंटित कार्य की सावधानी पूर्वक जांच करना, छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अभिवृत करना, अत्यधिक सूचना देना, कक्षा पर नियंत्रण करना। अध्यापक की जो विशेषता है वो अच्छी विशेषता कौन सी है? और देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है, कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। तो कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं मैं, देखिए, और यहां पर जो प्रश्न का उत्तर आ रहा है कि निम्नलिखित में से एक प्रभावी शिक्षक की विशेषता क्या है? कि शिक्षक की जो प्रभावी विशेषता है उन विशेषताओं में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए जो सर्वाधिक क्या होती है? प्रभावी। और यहां पे जो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अभिप्रेरित करता हो। तो बी आंसर इसमें क्या है? राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह विकास कौन सा है? भाषा विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास या शारीरिक विकास? संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कौन सा विकास है? ये कौन सा विकास कहा गया है? तो इसमें देखते हैं कि भाषा विकास है, मानसिक विकास है या संवेगात्मक विकास है या शारीरिक विकास है। और देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर अपना क्या रहता है। और प्रश्न के उत्तर की बात करें तो यहां पर होगा मानसिक विकास। कौन सा हो जाएगा? मानसिक विकास। बी आंसर इसमें क्या राइट उत्तर है अपना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से किशोरावस्था के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला वातावरण संबंधी कौन सा कारक है? तो यहाँ पे संवेग है, बुद्धि है, साथी समूह का प्रभाव है या शारीरिक ढांचा है? कौन सा यहाँ पर प्रभावित करता है? कि यहाँ पर कह रहा है कि सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला वातावरण संबंधित कौन सा कारक है? वातावरण की बात करेगी और वातावरण संबंधित कौन सा कारक है? और देखते हैं कि कौन सा कारक वातावरण संबंधित है। संवेग है, बुद्धि है, साथी समूह का प्रभाव है या शारीरिक ढांचा है? तो यहां पर प्रश्न का जो उत्तर होगा अपना, और उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा साथी समूह का प्रभाव। सी आंसर इसमें क्या है? राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतानुसार निम्न में से कौन सी अवस्था पक्ष प्रारंभिक स्तर के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? जो पक्ष परंपरागत उसके अंदर शामिल की जाती है। तो इसमें व्यक्ति केंद्रित, अंतर व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित, सामाजिक अनुबंधन एवं व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर आधारित। तो इसमें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। फटाफट उत्तर दो। देखिए कि कह रहा है कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास की बात कर रहे हैं और पक्ष परंपरागत की बात की जा रही है। और प्रश्न का उत्तर अपना हो जाएगा इसमें। और प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा
कि सामाजिक अनुबंधन एवं व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित। सी आंसर इसमें क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, कबूतर को एक निश्चित संख्या में सही प्रतिक्रिया करने पर प्रशिक्षक द्वारा पुरस्कार देना किस प्रकार का पुनर्वलन आयोजन करता है। सतत पुनर्वलन आयोजन, निश्चित अनुपात पुनर्वलन आयोजन, निश्चित अनुपात पुनर्वलन आयोजन, परिवर्तनशील पुनर्वलन आयोजन। एक कबूतर की बात की गई, कबूतर को प्रशिक्षण देता है और उसके पश्चात उसको क्या दे रहा, पुरस्कार देना। किस प्रकार का पुनर्वलन आयोजन करता है, और देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। फटाफट देना कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है, और कमेंट बॉक्स में देखता हूं कि प्रश्न का उत्तर क्या आता आपका। क्रिया प्रसूत का प्रश्न है, स्किनर का अच्छा प्रश्न है, और यहां पे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि निश्चित अनुपात क्या हो जाएगा, निश्चित अनुपात पुनर्वलन आयोजन। सी इसमें क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में बात करें, निम्न में से कौन सा युग्म सही है। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत स्किनर, अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत लेविन, मानवतावादी अधिगम सिद्धांत कोहलर, संज्ञानवादी सिद्धांत मैस्लो। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है, और 3 विकल्प गलत है, एक विकल्प क्या सही है। वो सही विकल्प कौन सा है, 3 तो गलत है और एक विकल्प क्या यहां पर है, सही है। सही का अपन को क्या करना है, चयन करना है, और सही विकल्प का चयन करते हैं और देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। सही विकल्प का चयन करें तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत स्किनर का, और ए आंसर इसमें क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गेने के अनुसार सीखने का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा होता है। संप्रत्यय अधिगम, श्रृंखला अधिगम, समस्या समाधान, संकेत अधिगम। कौन सा अधिगम होता है, गेने के अनुसार बात की जा रही है। गेने ने सीखने के 8 प्रकार बताए, उनमें से उच्चतम स्तर की बात कर रहे हैं, और उच्चतम स्तर की बात करते हैं तो उच्चतम स्तर क्या होता है, समस्या का समाधान। क्या होता है, समस्या का समाधान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम उचित समायोजन में सहायक है। अधिगम मात्र नवीन ज्ञान का अर्जन है। तो इसमें प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा अपना, तो देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है इसमें, कि निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है। अधिगम जीवंत पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम उचित समायोजन में सहायक है। अधिगम मात्र नवीन ज्ञान का अर्जन है। तो प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा, फटाक से उत्तर बताना कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। यहां पर कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं कि सी भी आ रहा है और डी भी आ रहा है, और प्रश्न का उत्तर क्या रहता है, और देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा। यहां पे देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। ए भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है यहां पे। तो यहां पे उत्तर हो जाएगा अधिगम मात्र नवीन ज्ञान का अर्जन, ऐसी विशेषता नहीं है। पूर्व ज्ञान भी होता है। तो यहां पर कौन सा विकल्प गलत हो जाएगा, डी विकल्प की बात हो रही है। अगला प्रश्न कह रहा है, समायोजन की प्रक्रिया में कौन सा लक्षण पाया जाता है। संवेगात्मक अस्थिरता, कुंठा, तनाव, साहसी एवं समस्या समाधान युक्त व्यवहार। तो यहां पे प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा। ये प्रश्न कह रहा है समायोजन की प्रक्रिया में कौन सा लक्षण पाया जाता है। संवेगात्मक अस्थिरता, कुंठा, तनाव, या फिर साहसी एवं समस्या समाधान व्यवहार। तो इसमें प्रश्न का उत्तर अपना हो जाएगा कौन सा, डी आंसर हो जाएगा। साहसी एवं समस्या समाधान युक्त व्यवहार की साहस होना और समस्या समाधान का व्यवहार की बात करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, मानसिक स्वास्थ्य वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता है। प्रस्तुत परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक द्वारा की गई है। ये जो परिभाषा है किस मनोवैज्ञानिक द्वारा की गई है। तो यहाँ पर लेडले, कुपुस्वामी, हेडफील्ड या क्रो एंड क्रो,
ये परिभाषा किसकी है? देखते हैं कि प्रश्न में उत्तर क्या रहता है, फटाक से बताना। देखिए, और यहां पर परिभाषा की बात है कि यह कह रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य और वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से प्राप्त सामंजस्य की बात की जा रही है। और ये परिभाषा किसकी है? और परिभाषा की बात करें तो ये परिभाषा किसकी है? लेडले की परिभाषा है। ए आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा कि परिभाषा किसकी है? लेडले की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वेगात्मक बुद्धि पद का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकन मनोवैज्ञानिक डॉक्टर पीटर सोल्वे एवं जॉन डीवी मेयर द्वारा किस वर्ष में किया गया था? यहां पर स्वेगात्मक बुद्धि का प्रयोग वो कब किया गया था? यहां पर प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है कि जॉन डीवी और मेयर की बात की जा रही है। और किसकी? सर्वप्रथम अमेरिका में कि कब प्रयोग किया गया था? और प्रश्न का उत्तर क्या रहता है? 1988, 91, 90, 80। तो प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? ऐसे प्रश्न तो गलत नहीं होने चाहिए। जहां तक मैं देख रहा हूं कमेंट बॉक्स में ऐसे प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। और प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं तो प्रश्न का उत्तर क्या सही हो जाएगा? 1990। क्या सही हो जाएगा? 1990। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि किशोर के मानसिक स्वास्थ्य को पोषित करने वाले निम्न कारकों में से कौन सा कारक नहीं है? वो कौन सा कारक है? परिवार का शांतिपूर्ण व्यवहार, पारिवारिक संघर्ष, शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, निर्देशन कार्यक्रम। इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं, ऐसे प्रश्न यदि नहीं अध्ययन किया होता है तब भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होता है। जो वर्तमान में आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है, ऐसा प्रश्न यदि आप नहीं पढ़ते हो तो भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होता है। तो देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। फटाफट उत्तर दो। देखिए, क्योंकि जो मैराथन क्लास होती है इसमें केवल प्रश्न और प्रश्न का उत्तर। फटाफट तो देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा। प्रश्न उत्तर की बात करें तो प्रश्न का उत्तर रहेगा इसमें पारिवारिक संघर्ष। क्या रहेगा? पारिवारिक संघर्ष। बी आंसर इसमें क्या राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, एक छात्र अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रथम आने का लक्ष्य बनाता है किंतु दूसरे छात्रों की प्रतियोगिता के कारण लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहता है। इससे वह निराश न होकर वार्षिक परीक्षा में पर्याप्त धन देकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ये स्थिति क्या कहलाती है? संघर्ष, कुंठा, समायोजन, असमायोजन। तो यहां देखेंगे प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। ये कह रहा है कि अर्धवार्षिक परीक्षा में फेल हो जाता है और निराश न होकर वार्षिक परीक्षा में पर्याप्त ध्यान देकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। पर्याप्त ध्यान देकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो प्रश्न का उत्तर क्या होता है? तो देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है यहाँ पे कि बालक क्या करता है अपने आप का? बालक निराश नहीं होता है और बालक ध्यान देता है यहाँ पर। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाता है? समायोजन। क्या हो जाता है? समायोजन। बालक अपने आप का क्या करता है? समायोजन करके और अपनी स्थिति में क्या करता है? सुधार करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा शिक्षण स्तर अन्य शिक्षण स्तरों को आधार प्रदान करता है? चिंतन स्तर शिक्षण, बोध स्तर शिक्षण, पुनर्बल स्तर शिक्षण, स्मृति स्तर शिक्षण। कौन सा शिक्षण है? कौन से शिक्षण की बात कर रहा है कि कौन सा शिक्षण स्तर अन्य शिक्षण स्तरों को आधार प्रदान करता है? चिंतन, बोध, पुनर्बलन या स्मृति, किस पर आधारित है? देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। शिक्षण स्तरों को आधार प्रदान करता है। कौन सा आधार प्रदान करेगा यहाँ पे? और प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? स्मृति स्तर शिक्षण। कौन सा हो जाएगा? स्मृति स्तर शिक्षण। डी आंसर इसमें क्या है? राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा आश्रित चर कहलाता है? कौन सा जो चर होता है वो आश्रित कहलाता है? तो शिक्षक, विद्यालय, छात्र, विषय वस्तु एवं प्रविधियां।
कौन सा इसमें आश्रित चर होता है? देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। आश्रित चर की बात कही गई है और आश्रित चर कौन सा होता है? और देखिए प्रश्न का उत्तर। थोड़ी सी स्पीड बनाओ प्रश्न के उत्तर को देने में, जितनी स्पीड होगी उतने ही ज्यादा प्रश्न हल करेंगे अपन। और यहां पे प्रश्न का उत्तर देते हैं कि यहां पर छात्र जो चर होता है ये कौन सा होता है? आश्रित होता है। शिक्षक यहां पर क्या होता है? स्वतंत्र होता है। छात्र आश्रित होता है। पाठ्यक्रम क्या होता है? मध्यस्थ चर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सा शिक्षण व्यवहार परंपरागत संगठन का सिद्धांत कार्य केंद्रित पर आधारित है? एक तंत्रीय शिक्षण व्यवहार, प्रजातंत्रीय शिक्षण व्यवहार, हस्तक्षेप रहित शिक्षण व्यवहार और कोई नहीं। कि यहां पर परंपरागत संगठन सिद्धांत का कार्य केंद्रित पर आधारित है, वो कार्य कौन सा है? तो देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। और यहां पे प्रश्न के उत्तर की बात करें तो एक तंत्रीय शिक्षण व्यवहार कौन सा हो जाएगा? एक तंत्रीय शिक्षण व्यवहार की बात होती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ब्लूम के शैक्षणिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा वर्ग ज्ञानात्मक पक्ष का नहीं है? कौन सा जो पक्ष है वो ज्ञानात्मक पक्ष का नहीं है? तो यहां पर ज्ञान है, बोध है, प्रयोग है या संप्रत्यकीकरण है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर? कि प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा यहां पर? और प्रश्न के उत्तर की बात करें तो यहां पर हो जाए संप्रत्यकीकरण। क्या हो जाएगा? संप्रत्यकीकरण। डी आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण उद्देश्य के संदर्भ में सही नहीं है? इसका स्वरूप विशिष्ट होता है, इनका मनोवैज्ञानिक आधार होता है, इनकी प्राप्ति लंबी अवधि में की जाती है, इनकी सहायता से शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। तो प्रश्न का उत्तर क्या रहता है? तो प्रश्न का उत्तर क्या रहता है? इनका स्वरूप विशिष्ट होता है, इनका मनोवैज्ञानिक आधार होता है, इनकी प्राप्ति लंबी अवधि में की जाती है, इनकी सहायता से शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। तो प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? फटाक से बताना। देखिए क्योंकि गति आपकी धीरे आज। तो यहां पर देखते हैं कि यहां पर इनकी प्राप्ति लंबी अवधि में की जाती है और लंबी अवधि की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा? सी उत्तर हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गुण किशोरावस्था का नहीं है? सामाजिक संबंधों एवं संपर्क में बढ़ोतरी होना, समूह के प्रति निष्ठावान होना, आत्म केंद्रित होना, तर्कशीलता का विकास होना। तो प्रश्न का उत्तर क्या रहता है यहां पे? तो प्रश्न उत्तर का क्या रहता है यहां पे कि कौन सी विशेषता किशोरावस्था का नहीं है? किशोरावस्था की बात कर रहा है। और देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं, देखें। तो यहां पर प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? फटाफट देखिए, लगभग सबका उत्तर सही आ रहा है। तो यहां कह रहा है कि आत्म केंद्रित होना, सी आंसर इसमें क्या राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात है निम्न में से नैतिक विकास के तत्व कौन है? नैतिक विकास के तत्व की बात की जा रही है और नैतिक विकास का तत्व सामाजिक तत्व, व्यवहार तत्व, ज्ञानात्मक तत्व, सभी विकल्प सही है। सभी विकल्प क्या सही है? तो देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। अच्छा प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि निम्न से नैतिक विकास के तत्व कौन है? नैतिक विकास का तत्व बताना है। तो इसमें सामाजिक तत्व, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, ये सभी विकल्प सही है। तो प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? फटाफट उत्तर देना। देखिए, और प्रश्न में उत्तर सही होगा। सभी विकल्प क्या सही है? सभी विकल्प क्या इसमें सही है? सभी विकल्प की बात की जाती है और सभी विकल्प इसमें क्या है? सही उत्तर है।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। पियाजे के अनुसार निम्न में से किस अवस्था में वस्तुनिष्ठ एवं वास्तविकता की भूमिका बढ़ जाती है? संवेदी पेशी अवस्था, पाक सक्रियात्मक अवस्था, ठोस सक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था की बात कर रहा है इसमें? किस अवस्था की बात कही जा रही है इसमें? जीन पियाजे का प्रश्न है। यह प्रश्न तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। और जिसने जीन पियाजे को नहीं पढ़ा है, सृजनात्मक बालक को नहीं पढ़ा है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक को नहीं पढ़ा है, या बुद्धि के सिद्धांत की बात करें तो बुद्धि में बहुबुद्धि, बहुआयामी, त्रिआयामी और आपका स्पेयरमैन का सिद्धांत, दो तत्व सिद्धांत, इनको विशेष देखना। देखें और देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या होता है। यहाँ पर ठोस संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी जो अवस्था होती है ठोस संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसकी बात कही गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में किस आयु वर्ग के बालक द्वारा किए गए अपराध को बाल अपराध कहा जाता है? 4 वर्ष से कम, 8 वर्ष से कम, 16 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम बाल अपराध कहा जाता है। और बाल अपराध के अंतर्गत जो आयु है वो आयु कितनी है? बाल अपराध की बात कही और बाल अपराध के अंतर्गत आयु जो है वो आयु क्या है? और देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। तो यहां पर बाल अपराध की जो आयु है वो आयु का प्रश्न कर रहा है इसमें। और देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या सही रहता है। प्रश्न के उत्तर की बात है 18 वर्ष से कम। किससे? 18 वर्ष से कम। 18 वर्ष से कम आयु होती है वो बाल अपराध की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न देखेंगे। किशोर अवस्था से संबंधित मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? यहां पर फ्राइड है, जेस हल है, सिगमंड फ्राइड है या फिर एरिक्सन है। यहां पर प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? देखिए यह प्रश्न कह रहा है कि किशोरावस्था से संबंधित मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अन्ना फ्राइड है, जेस हल है, सिगमंड फ्राइड है या एरिक्सन है। यह सिद्धांत किसका है? थोड़ी सी उत्तर की गति आपकी थोड़ी धीरे बनी हुई है, उस गति को थोड़ा सा बढ़ाओ देखे, क्योंकि प्रश्न का उत्तर है वो बड़े धीमी गति से आ रहा है। और देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या होता है। इसमें प्रश्न का उत्तर होगा सिगमंड फ्राइड। क्या हो जाएगा? सिगमंड फ्राइड। सी आंसर इसमें क्या राइट उत्तर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से, किसकी बात हो रही है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व है? उद्देश्य, सामाजिक प्रणाली, संरचना, समर्थन प्रणाली, मूल्यांकन। तो इसमें जो क्रमांक है वो आधारभूत तत्व का वो कौन कौन सा है? और देखेंगे प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। तो प्रश्न की बात करें कि इसमें उद्देश्य है, सामाजिक प्रणाली है, संरचना है और समर्थन प्रणाली है या मूल्यांकन है। और प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कलिष्ठ लग रहा है। और प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका कि उद्देश्य है, सामाजिक प्रणाली है, संरचना है और क्या समर्थन प्रणाली है। जिस विकल्प में दिखाई दे रहा है 1 3 2 4, 1 3 2 4 और 1 3 2 4 की बात करें तो पहला विकल्प इसमें क्या सही उत्तर है? ए आंसर इसमें क्या है? राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, शिक्षण में निम्न में से किस शब्द दृश्य सामग्री का प्रयोग प्रत्यय अधिगम में सहायक है? रेडियो, रेखाचित्र, प्रतिमान, भाषा प्रयोगशाला, किसमें अधिक सहायक है? और देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा। कि प्रश्न का उत्तर अपना क्या रहेगा इसमें कि प्रश्न कह रहा है कि रेडियो है, रेखाचित्र है, प्रतिमान है या भाषा प्रयोगशाला है। तो देखते हैं प्रश्न का उत्तर अपना क्या सही रहता है। इसमें यह कह रहा है कि इसमें शब्द दृश्य सामग्री का उपयोग प्रत्यय अधिगम में सहायक है। तो यहां पर कौन सा सहायक है? और प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं तो विकल्प में दिखाई दे रहा है बी भी है, सी भी है। और देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है।
अधिकतर सबका सी आ रहा है। और प्रश्न के उत्तर की बात करें तो प्रतिमान क्या होता है, उत्तर हो जाएगा सी, उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक अनुकूलन समय सारणी बनाते समय निम्न में से किसे महत्व नहीं दिया जाता है? विद्यालय के प्रकार को, सहकारी नियम एवं अधिनियम को, कठोरता को, विषय के अपेक्षित महत्व एवं कठिनता स्तर को। तो इसमें किसको ध्यान में नहीं दिया जाता है? किस आप जब भी समय सारणी बनाओगे पढ़ने की तो किस बात का ध्यान नहीं रखोगे? किस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है समय सारणी बनाते समय? और देखेंगे प्रश्न का उत्तर क्या आता है इसमें, कि जब भी समय सारणी बनाई जाती है और समय सारणी के अंतर्गत किसका ध्यान नहीं दिया जाता है। और प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं। देखें कि प्रश्न का उत्तर क्या सही होता है इसमें, फटाक से उत्तर बताना। देखिए इसमें तो प्रश्न का उत्तर अपना सही हो जाएगा इसमें। तो देखिए प्रश्न का उत्तर इसमें अपना सही है, कठोरता को। सी आंसर इसमें क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा अपना। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में सामाजिक एवं संवेगी अधिगम के स्तर तहत किशोरों से संबंधित कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं? नैतिक शिक्षा, हिंसा निवारण, विद्यालय अनुशासन, सभी विकल्प सही हैं। तो प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा अपना, फटाफट उत्तर दो। देखिए कि प्रश्न का उत्तर क्या सही रहेगा इसमें, और कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं। देखिए मैं तो यहां पर देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या सही रहता है, नैतिक शिक्षा, हिंसा निवारण, विद्यालय अनुशासन और सभी विकल्प सही हैं। तो इसमें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि सभी विकल्प क्या है, सही है। और डी आंसर इसमें क्या राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किशोरों द्वारा संवेगों की अभिव्यक्ति सामाजिक परिस्थितियों की उपयुक्तता के अनुकूल दर्शाता है। संवेगी अपरिपक्वता, संवेगी परिपक्वता, शिक्षक का डर, अभिभावकों का डर। तो इसमें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है इसमें। प्रश्न कह रहा है कि संवेगी अपरिपक्वता, संवेगी परिपक्वता, शिक्षक का डर, अभिभावकों का डर। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या होता है। तो इसमें हो जाएगा संवेगी परिपक्वता। क्या हो जाएगा, संवेगी परिपक्वता। और बी आंसर इसमें क्या राइट उत्तर अपना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न कह रहा है कि शिक्षक का तात्पर्य है अधिगम की दशा को व्यवस्थित करना जो कि अधिगमकर्ता की बाह्यता से संबंधित है। शिक्षण को इस तरह किसने परिभाषित किया है? रॉबर्ट एम गेने ने, एन एल गेज ने, विलियम एन बर्टन ने या जॉन बुविकर ने? किसने परिभाषित किया है, वो परिभाषित करने वाला कौन है? तो देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या होता है। और प्रश्न के उत्तर की बात करें तो इसमें हो जाएगा रॉबर्ट एम गेने। कौन सा हो जाएगा, रॉबर्ट एन गेने। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षण का आधारभूत प्रतिरूप के प्रणेता है? मेगर है, कथवोल है, ग्लेसर है या टाइलर है? यह पूछा है शिक्षण का आधारभूत प्रतिरूप। और शिक्षण का जो आधारभूत प्रतिरूप है उसका प्रतिरूप किसने प्रतिपादन किया है? कि मेगर है, कथवाल है, ग्लेसर है या टाइलर है? और देख पा रहा हूं जहां तक प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा कि ग्लेसर उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्लेसर आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न की बात करें, फिगर्स ऑफ माइंड ए थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस पुस्तक के रचयिता हैं? स्पेयरमैन, ए थर्स्टन, जे गार्डनर, एच गार्डनर। तो इसमें पुस्तक का रचयिता वो कौन है? तो प्रश्न की बात करते हैं उत्तर की। लगभग मैं प्रश्न का उत्तर देख पा रहा हूं जहां तक। और उत्तर की बात करें यहां पर कि स्पेयरमैन है, एल थर्स्टन है, जे गार्डनर है, एच गार्डनर है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प में देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या सही रहता है। तो ए भी आंसर आ रहा है, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एच एल गार्डनर।
कौन सा हो जाएगा? एचएल गार्डनर हो जाएगा। अगली परिभाषा देखते हैं, सैमुअल सोशल स्किल टीचिंग, जो कि शिक्षक के व्यवहार को परिमार्जित करने की एक तकनीक है, के प्रणेता कौन है? कुक शेख है, बीएफ स्किनर है, बीके पासी है, डी एलन है। कि यहां पर देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है, फटाक से बताना कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। इसमें जो भी लाइव कक्षा जुड़े हुए हैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे, ताकि आप अपना मूल्यांकन वो स्वयं कर सकें कि प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा। तो देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। बी आंसर आ रहा है, डी भी आ रहा है। वो क्लास को एक बार शेयर भी कर दे, ताकि जो आपके सहपाठी और जुड़ जाएं इसमें। और देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। इसमें प्रश्न का उत्तर रहेगा कुक शेक रहेगा। कौन रहेगा? कुक शेक रहेगा प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम एवं उच्च संगठन की अवधारणा से संबंधित सिद्धांत की देन है थॉर्नबर्ग है, जेम्स बूनर है, डेविड पिपासुवेल है या बर्लिन है। तो प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? फटाफट उत्तर दो। देखिए प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। और प्रश्न की बात करते हैं कि अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम की बात करें, अर्थपूर्ण की बात कौन करता है? प्रश्न के केवल शब्दों पे ध्यान दो कि अर्थपूर्ण की बात कौन करता है, और अर्थपूर्ण की बात कौन करता है? डेविड आसुवेल करता है। कौन करता है? डेविड आसुवेल करता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि निकटतम विकास का क्षेत्र जेपीडी की अवधारणा दी गई है। यह अवधारणा किसकी है? वाइगोस्की की है, बी रोगोफ की है, एम प्रेसल की है, एक कोलिसन की है। ये समीपत विकास की बात की जेपीडी, ये जेपीडी किसने परिभाषित किया है? अच्छा प्रश्न है। यहां पर जेपीडी, क्योंकि यहां पर निकटतम विकास का क्षेत्र की बात कही गई है। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा देखिए। और जहां तक मैं देख रहा हूं कि जो प्रश्न का उत्तर आ रहा है अपना, कि सुमन कुमारी, सतारा जायल, और दोनों का उत्तर क्या आ रहा है? एल एस वाइगोस्की। क्या हो जाएगा? एल एल क्या हो जाएगा? वाइगोस्की हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत की श्रेणी में नहीं आता है? स्पेरमैन का सिद्धांत, कैटल एवं हॉर्न का सिद्धांत, स्टर्नबर्ग का सिद्धांत या जेनसन का सिद्धांत? कौन सा सिद्धांत है? कौन सा सिद्धांत की बात करें वो श्रेणी में नहीं आता है? नहीं की बात की जा रही है। और कौन सा सिद्धांत है वहां पे जो श्रेणी में नहीं आता है? और श्रेणी में जो नहीं आने वाला सिद्धांत है वो किसका? स्पेरमैन का सिद्धांत। ए इसमें क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। स्पेरमैन की बात कही गई है यहां पे। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी भी व्यवहार के विलोपन के प्रति प्रतिरोध की मात्रा अधिक किस प्रकार के पुनर्वलन में होती है? सतत पुनर्वलन, विच्छन पुनर्वलन, आंशिक पुनर्वलन, बी तथा दोनों, बी तथा सी, वो दोनों की बात कही गई है। तो देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या सही रहता है। कि यहां पर कहा गया है कि प्रतिरोध की मात्रा अधिक किस प्रकार के पुनर्वलन में होती है? अधिक मात्रा पूछिए इसमें, और देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या सही रहता है। तो यह प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा कि बी, और कौन सा? सी आंसर हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन से मनोवैज्ञानिक संवेगात्मक बुद्धि की अवधारणा से संबंधित है? पीटर सेलोवे, जॉन मेयर, डेनियल गोलमैन, उपयुक्त सभी। यहां कह रहा है कि निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक संवेगात्मक बुद्धि की अवधारणा से संबंधित है। कौन कौन से यहां पर संबंधित है देखें। लगभग यदि बात करते हैं प्रश्न के उत्तर की, कि प्रश्न का उत्तर अपना क्या रहेगा इसमें। यहां पे सतारा जायल का आंसर डी आ रहा देखें। और देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। यहां पे लगभग सबका डी आ रहा है। तो यहां पर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यक्ति एवं वातावरण के मध्य अंतर संबंध की प्रकृति की व्याख्या है तो जीवन क्षेत्र की अवधारणा किसने दी है?
कि जीवन अवधारणा किसने दी है? तो यहां पर देखते हैं कि ब्रोनफेल्ड बेनर, कुर्ट लेविन, बीएफ स्किनर या टॉलमैन। तो परिभाषा क्या हो जाएगी यहाँ पे कि परिभाषा किसने दी है? ये तो परिभाषा किसने दी है? ब्रोनफेल्ड बेनर, कुर्ट लेविन, बीएफ स्किनर या टॉलमैन। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि परिभाषा दी है किसने? कुर्ट लेविन ने। बी आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने इस बात पर जोर दिया है कि कुसमायोजन में अचेतन मन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? इमिल केफिले ने, सिगमंड फ्राइड ने, अब्राहम मास्लो ने, कॉल रॉजर्स ने। किसने कहा कि जो भूमिका निर्वाह करता है? देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है आपका। फटाफट उत्तर दो, देखिए उत्तर देगा, फटाफट देना। देखिए सभी के उत्तर नहीं आ रहे। देखें तो यहां पर देखते हैं कि जो भूमिका अदा कौन करता है यहां पे, और यहां पर देखते हैं प्रश्न का उत्तर है सिगमंड फ्राइड। क्या आ जाएगा? सिगमंड फ्राइड की बात की जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसकी विशेष भूमिका है? विद्यालय भवन, खेल का मैदान, पुस्तकालय या सभी? पूछ रहा है शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए निम्न से किसकी विशेष भूमिका है? विद्यालय के भवन, खेल का मैदान, पुस्तकालय या फिर सभी? देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या सही रहता है। देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या सही रहता है। फटाफट उत्तर दो। देखिए गति आपकी थोड़ी तेज होनी चाहिए, क्योंकि 150 प्रश्न अपन क्या करेंगे? हल करेंगे, और 150 प्रश्नों में आपकी जो स्पीड है थोड़ी सी गति होनी चाहिए। देखिए प्रश्न के उत्तर की बात करते तो यहां पर हो जाएगा उपरोक्त सभी, कि यहां पर विद्यालय भी है, भवन भी है, खेल का मैदान भी है, पुस्तकालय। तो इसमें क्या हो जाएगा? सभी। डी आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा अपना। अगला प्रश्न देखते हैं, संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था अमूर्त चिंतन एवं तर्कणा के उद्गम के रूप में विशिष्टीकृत होती है? प्राक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक या संवेदी गामक? तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा यहाँ पे? प्रश्न का उत्तर क्या होगा यहाँ पे कि पाक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, संवेदी गामक। जीन प्याजे का प्रश्न है, जीन प्याजे का प्रश्न है। और देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक। किसकी बात होती है? औपचारिक संक्रियात्मक। सी आंसर यहां पर क्या राइट उत्तर है। और देखते हैं कि यहां पर अभी तक आपने कितने प्रश्न हल कर लिए। प्रश्न हल की बात की जाती है कि लगभग आपके 100 प्रश्न से अधिक हल हो चुके हैं। आपकी जो प्रश्न श्रृंखला है इसमें 100 से अधिक प्रश्न हल हो चुके हैं। लगभग 50 के लगभग प्रश्न और शेष हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, विकास की किस अवस्था में पहचान बनाम भूमिका सहभ्रांति की अवस्था होती है? शेषावस्था, पूर्व वाली अवस्था, उत्तरा वाली अवस्था या किशोरावस्था? कौन सी अवस्था की विशेषता की बात करता है? कि यहाँ पर जो बात कर रहा है कि पहचान बनाम भूमिका सहभ्रांति, वो कौन सी अवस्था होती है? अवस्था की बात कही गई यहाँ पे, तो अवस्था कौन सी हो जाएगी? किशोरावस्था। कौन सी अवस्था हो जाएगी? किशोरावस्था। सहभ्रांति की बात कर रहा है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी भी विद्यार्थी को अधिगम और समस्या समाधान हेतु दी जाने वाली सहायता कहलाती है आंतरिकरण, अनुकूलन, स्कैफोल्डिंग, एसिमिलेशन यानी आत्मीकरण। तो प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? जितने जल्दी उत्तर दोगे, क्योंकि 100 से अधिक प्रश्न अपने हल हो चुके हैं, लगभग 50 के लगभग प्रश्न बचे अपने। तो देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या होता है। और प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं, स्कैफोल्डिंग्स, किसकी बात हो? इसके जो फोल्डिंग है उसकी बात की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षण का प्रारूप हो सकता है प्रशिक्षण, अनुबंधन, अनुदेश एवं प्रतिदेशवी, उपयुक्त सभी? यहां पूछा है कि शिक्षण का प्रारूप हो सकता है। शिक्षण का प्रारूप कैसा हो सकता है? तो इसमें कह रहा है कि प्रशिक्षण, अनुबंधन, अनुदेश एवं प्रतिपादन, उपयुक्त सभी। तो प्रश्न का उत्तर क्या सही रहेगा यहाँ पे? फटाफट उत्तर देना। देखें और उत्तर की बात करते हैं यहाँ पर, तो प्रश्न का उत्तर अपना क्या सही हो जाएगा कि उपयुक्त सभी। डी आंसर यहाँ पर क्या राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा क्रम सही है?
कौन सा क्रम सही है? स्मरण करना, बोधगम्य करना, चिंतन करना, बोधगम्य करना, स्मरण करना, चिंतन करना, चिंतन करना, स्मरण करना, बोधगम्य करना, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा अपना? प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा अपना? यदि बात करते हैं कि प्रश्न का उत्तर कैसे हो जाएगा, जागरण बोल रखा तो अच्छी बात है। और देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या होता है अपना। प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं, स्मरण करना, बोधगम्य करना और क्या करना? चिंतन करना। ए आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा अपना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक अच्छे शिक्षक, किसकी बात करें? एक अच्छे शिक्षक के क्या गुण हैं? एक अच्छा शिक्षक होता है उसमें क्या गुण होते हैं? शिक्षक की योग्यता, योग्यता एवं शिक्षण कुशलता, शिक्षण कुशलता एवं उपलब्धता, योग्यता, शिक्षण कुशलता और उपलब्धियां। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा अपना? अच्छा प्रश्न है कि इसमें कह रहा है कि एक अच्छे शिक्षण के क्या गुण होने चाहिए? शिक्षक की योग्यता, योग्यता एवं शिक्षण कुशलता, शिक्षण कुशलता एवं उपलब्धि, योग्यता, शिक्षण कुशलता और उपलब्धियां। तो इसमें आंसर हो जाएगा कौन सा? डी, योग्यता, शिक्षण कुशलता, उपलब्धियां। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न का उत्तर, शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह विद्युतीय प्रक्रिया है, यह स्वदेशीय प्रक्रिया है, यह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। और यहां पे उत्तर की बात करें तो यह विद्युतीय प्रक्रिया, यह नहीं होता है। ए आंसर क्या हो जाएगा? राइट उत्तर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। शिक्षण में निम्न में से किसके उपभोग से अधिगम के सभी उद्देश्य यथा ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक की प्राप्ति की जाती है? रेडियो, रेखाचित्र, प्रतिमान या भाषा प्रयोगशाला? कौन सा उत्तर होगा? देखिए फटाक से देखिए, देखना प्रश्न का उत्तर क्या होता है अपना इसमें। और प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं, इसमें हो जाएगा भाषा प्रयोगशाला। क्या हो जाएगा? भाषा प्रयोगशाला। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न का, बच्चों में नैतिक विकास को सीखने का मुख्य आधार प्रेक्षण है, यह मत निम्न में से किस सिद्धांत का है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो इसमें कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? बताना देखिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या सही होता है इसमें। प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं, प्रश्न का उत्तर क्या सही रहता है इसमें। तो प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं तो इसमें हो जाएगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। कौन सा हो जाएगा? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ए प्रश्न का क्या इसमें राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं के अनुसार नैतिक विकास से तात्पर्य बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं के सही या गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता में परिवर्तन से होता है। खाली स्थान में सही नाम भरिए। बेरोन है, जेंडेन है, एरिक्सन है या बंडूरा है? इस खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या सही रहता है। और यहां पे प्रश्न में उत्तर भरा जाएगा कौन सा? कि परिभाषा बात कर रही है के अनुसार नैतिक विकास से तात्पर्य बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं के सही या गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता में परिवर्तन से होता है। खाली स्थान में क्या भरा जाएगा इसमें? और देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या सही रहता है। और यहां पर हो जाएगा बेरोन। क्या हो जाएगा? बेरोन। ए आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा अपना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है 8 वर्षीय वयस्कता, 12 वर्षीय वयस्कता, 22 वर्षीय वयस्कता, 25 वर्षीय वयस्कता। जीन पियाजे का प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। और देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। जीन पियाजे का प्रश्न पूछा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, चौथी जो अवस्था होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, उसकी बात कही जा रही है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा अपना। और प्रश्न के उत्तर की बात करें तो प्रश्न का उत्तर होगा कि 12 से वयस्कता। कौन सा होगा? कि 12 से वयस्कता। अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न की बात करें, किशोर के मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने में निम्न में से किसकी भूमिका अहम होती है? शिक्षक,
पाठ्यचर्या, विद्यालय अनुशासन या सभी की? किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? किसकी भूमिका वो महत्वपूर्ण होती है? और देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। जो भूमिका का प्रश्न है वो भूमिका किसकी होती है? और देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या आता है कि शिक्षक, पाठ्यचर्या, विद्यालय अनुशासन, और उत्तर क्या हो जाएगा? सभी की। क्या हो जाएगा? सभी की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से अपराधी बालकों के उपचार एवं शिक्षा के लिए कौन सी निरोधात्मक प्रविधि है? बाल अपराध न्यायालय, पुनर्वास विधि, माता पिता का स्नेह और प्यार, मनोगतिक विधि। कौन सी विधि है? देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या होता है यहाँ पे। फटाफट उत्तर तो देखिए यहाँ पे प्रश्न का उत्तर क्या होता है। और कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं देखिए मैं कि सबसे पहले आंसर किसका आता है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या सही रहता है कि बालकों के उपचार एवं शिक्षा के लिए कौन सी निरोधात्मक प्रविधि है। निरोधात्मक विधि की बात की गई यहाँ पे, और निरोधात्मक विधि की बात करें तो कौन सी है? माता पिता का स्नेह और प्यार। कौन सा है? माता पिता का स्नेह और प्यार। इसको नहीं अधिक होना चाहिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। किशोरों में आक्रामकता, तनाव एवं तूफान की स्थिति या उसमें सामाजिकता की स्थिति मूलतः उसकी सांस्कृतिक आदतों एवं मानकों पर आधारित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस मत का समर्थन करता है? जे.एस. हल, बांडुरा, एरिक्सन, मानव शास्त्रीय सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत इसका समर्थन करता है? समर्थन करने वाला सिद्धांत कौन सा है? तो देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या होता है इसमें कि कौन सा सिद्धांत इसका समर्थन करता है। कि कह रहा है इसमें कि आक्रामकता, तनाव, तूफान, इनकी बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा सिद्धांत समर्थन करता है? तो प्रश्न का उत्तर देखते हैं। लगभग कमेंट बॉक्स में बी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है। तो देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। यह प्रश्न कह रहा है कि इसमें सांस्कृतिक आदतों मानकों पर आधारित होती है, तो इसमें बात की जाती है। प्रश्न का उत्तर अपना हो जाएगा इसमें ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है अपना इसमें। और प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं तो इसमें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मानव शास्त्रीय सिद्धांत। कौन सा हो जाएगा? मानव शास्त्रीय सिद्धांत उत्तर हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, समायोजन व्यक्ति की है जो उसकी आवश्यकता, इच्छाओं एवं वातावरण के कारकों के बीच संतुलन बनाए रखती है, जो इसकी संतुष्टि में सहायक है। वाक्य को नीचे दिए गए शब्दों में से सही को चुनकर पूरा कीजिए। योग्यता, क्षमता, धैर्य या व्यवस्था। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा इसमें? फटाफट उत्तर देखिए प्रश्न का उत्तर क्या रहता है यहाँ पे कि प्रश्न का उत्तर क्या सही रहता है अपना इसमें। और प्रश्न के उत्तर की बात करें, प्रश्न के उत्तर की बात है योग्यता। किसकी बात होती है? योग्यता। अगला प्रश्न देखते हैं। एलन एवं किसकी बात हो रही है? प्रश्न कह रहा है कि एलन एवं रायन ने कितने शिक्षण कौशल बताए हैं? 14, 13, 12, 11। कितने कौशल बताए यहां पे? कितने कौशल बताए यहां पे? देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या होगा यहां पे। एलन एवं रायन ने कितने शिक्षण कौशल बताए हैं? कितने कौशल बताए यहां पे? तो यहां पर कह रहा है कि 14, 13, 12, 11। और देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या होता है। और प्रश्न के उत्तर की बात है तो यहां पर क्या हो जाएगा? 14। क्या हो जाएगा? 14 आंसर हो जाएगा यहां पे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न की बात करें, शिक्षण कौशल है, शिक्षक व्यवहार है, शिक्षण व्यूहरचना है, शिक्षण प्रतिमान है या शिक्षण विधि है? तो देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या सही रहता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। देखिए प्रश्न का उत्तर क्या सही रहता है यहाँ पे। शिक्षक व्यवहार, शिक्षण व्यूहरचना, शिक्षण प्रतिमान या शिक्षण विधि। कौन सा उत्तर सही रहता है यहाँ पे? और प्रश्न की बात करें तो यहां पर आता है शिक्षक का व्यवहार। क्या हो जाएगा? शिक्षक का व्यवहार। ये उत्तर यहां पर क्या राइट उत्तर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय को जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में
क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित होता है कहलाता है मौलिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या होता है। देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या सही रहता है। यहां पे कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं कि सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, और देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या सही रहता है। यहां पे बी भी आ रहा है। देखिए प्रश्न के उत्तर की बात की जा रही है। तो देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। यहां पे कमेंट बॉक्स में देख पा रहा हूं, तो प्रश्न का उत्तर होगा इसमें कि अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय को जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, क्रियात्मक अनुसंधान। क्या हो जाएगा, क्रियात्मक अनुसंधान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, समस्याओं का हल अभ्यास में ले आया जाता है, और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है, इनमें से कोई नहीं है। तो प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा अपना। यह कह रहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन सही नहीं, वो देखना कथन कौन सा सही नहीं है। तो देखते हैं प्रश्न का उत्तर। यहां कह रहा है कि समस्याओं का हल अभ्यास में लाया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। सी आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थिति में व्यवहार का विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, और इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो प्रश्न का उत्तर अपना क्या रहेगा। तो देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, और सी आंसर इसमें क्या हो जाएगा अपना राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है, यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है, स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा। क्रियात्मक अनुसंधान के प्रश्न चल रहे हैं, और इनमें से जितने क्रियात्मक अनुसंधान के प्रश्न बनते हैं उतने जो एग्जाम में बेस्ट आए हैं वो प्रश्न अपन हल कर रहे हैं। और देखता हूं कमेंट बॉक्स में प्रश्न का उत्तर क्या आता है। और प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अपना कि व्यापक स्तर पर, कौन सा हो जाएगा, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। किसमें, क्रियात्मक अनुसंधान में। अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें कह रहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि यह अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है, शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है जिनका विद्यालय से कोई संबंध नहीं होता है, यह प्रमाणीकृत उपकरणों पर आधारित होता है, यह न्यायाधीश पर आधारित होता है। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा अपना। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि सरिता जायल और अनीता और सुमन कुमारी केवल 3 ही प्रश्न के उत्तर दे रहे हैं, और लगातार जो पहले प्रश्न से लेकर और अंतिम प्रश्न तक बने रहते हैं, क्योंकि मनोविज्ञान विषय का जो दबाव है वो दबाव नहीं लेना है। तैयारी पूर्ण हो चुकी है, केवल प्रश्न और प्रश्न का विकल्प दिखाई देता है तो प्रश्न का उत्तर आना चाहिए अपना केवल, क्योंकि इसमें अपन को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आज अपन बाधा का सामना नहीं करेंगे तो 26 तारीख को सामना करना होगा। तो देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या होता है। फटाफट उत्तर देना देखें, क्योंकि कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं मैं उत्तर देखें।
प्रश्न की बात करते हैं, देखें तो यहां पर ए भी है, बी भी है, और प्रश्न का उत्तर होगा यहां पर अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है। ए आंसर इसमें क्या राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान में है, क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित है। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किसी तर्कयुक्त विवेक पर आधारित है। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण इस प्रकार किया जाता है ताकि उनका सांख्यिकी सत्यापन किया जा सके। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण नहीं किया जाता है। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा अपना, तो देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। और प्रश्न के उत्तर की बात करें तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर क्या होता है, आधारित होता है, कि समस्या और कारणों पर क्या होता है, आधारित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। उपकल्पनाओं का निर्माण, प्रोग्राम क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन, सामान्यीकरण, शोध आकल्प का अपरिवर्तन कठोर होना। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्रश्न लंबे हैं लेकिन प्रश्न हल करने हैं। ऐसा प्रश्न नहीं छोड़ना है जिसका उत्तर नहीं दे, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पूरे प्रश्न हल करेंगे। तो देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। तो ए भी आ रहा है और बी भी है। देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या होता है। यहां पर प्रश्न का उत्तर होगा प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन। बी आंसर इसमें क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है। हिंदी में 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लेख में सुधार, 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के व्यवहार पर लिखित प्रशंसा एवं मौखिक प्रशंसा के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन, परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव, भूगोल के अधिगम में एटलस एवं ग्लोबल का प्रयोग। तो इसमें क्या उत्तर सही होगा। ये कह रहा है कि इसमें कि अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है, कि जो अनुसंधान करोगे उसके लिए उपयुक्त नहीं है। वो क्या उपयुक्त नहीं है, तो देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या होता है यहां पे। और प्रश्न के उत्तर को देखेंगे अपन, फटाफट उत्तर देना। देखिए कि परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव। सी आंसर इसमें क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, उपयुक्त में से कोई नहीं। यह प्रश्न कह रहा है कि मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, और इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। और प्रश्न के उत्तर की बात करें तो प्रश्न के उत्तर की बात है तो प्रश्न का उत्तर क्या सही रहता है। देखिए फटाक से उत्तर देना। देखिए प्रश्न के उत्तर की बात है तो इसमें होता है योगात्मक मूल्यांकन। कौन सा हो जाएगा, योगात्मक मूल्यांकन। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक, सीसीई। कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। मूल्यांकन के प्रकार की बात करते तो कौन सा प्रकार नहीं है। मानक है, निर्माणात्मक है, योगात्मक है, सीसीई है। कौन सा प्रकार सम्मिलित नहीं है। तो देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या होगा। अच्छे प्रश्न चल रहे हैं, क्योंकि जो क्रियात्मक अनुसंधान है इस टॉपिक को अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रश्न हल करवाएं इन्हीं प्रश्नों को हल कर ले एक बार। तो यहां पर ए बी आंसर आ रहा है और देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या आता है। प्रश्न के उत्तर की बात है तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, मानक। क्या हो जाएगा, मानक। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष है।
यह विद्यार्थियों द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं करती है। इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन को आवश्यकता नहीं रहती है। इसमें अंकन का कोई सुनिश्चित मापदंड नहीं होता है। इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा इसमें? यह कह रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं करती है। इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती है। इसमें अंकन का कोई सुनिश्चित मापदंड नहीं होता है और इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है इसमें। और प्रश्न के उत्तर की बात है तो इसमें अगर इनमें से कोई नहीं, और डी आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य, योगात्मक जो मूल्यांकन होता है उसका उद्देश्य क्या है? समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया है का पता लगाना, अधिगम का सुगम बनाना एवं ग्रेड प्रदान करना, ऐसे विद्यार्थियों का पता लगाना जो अपने साथियों के समकक्ष समप्राप्ति में कठिनाइयां अनुभव कर रहे हैं। अगली इकाई के अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता लगाना। तो प्रश्न का उत्तर क्या सही होगा इसमें? और प्रश्न के उत्तर की बात करें तो प्रश्न का उत्तर रहेगा इसमें कि समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया ये पता लगाना। ए आंसर इसमें क्या राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना, विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना, अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति करना और लागू करना, ग्रेड्स प्रदान करना। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा? फटाफट उत्तर देना कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है। तो प्रश्न को देखेंगे इसमें कि प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि प्रगति पर गौर करना। किस पर? प्रगति पर गौर करना और उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। ए आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि समय और सतत मूल्यांकन में निम्न में से कौन सा घटक नहीं है? कौन सा घटक है वो नहीं है? कुछ ही प्रश्न और शेष बचे अपने। तो इसमें विद्यार्थियों के लिए उपयोगी परंतु शिक्षक के लिए बाहर है, में शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच निकट संबंध आवश्यक है, शिक्षण के दौरान भी संभव है, से ही विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास संभव है। तो प्रश्न का उत्तर क्या होता है? देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है इसमें। और प्रश्न के उत्तर की बात करें, फटाफट देना कि प्रश्न का उत्तर क्या होता है। और प्रश्न के उत्तर की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी परंतु शिक्षक के लिए भार है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें। अगले प्रश्न की बात करें, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा? फटाफट देना प्रश्न का उत्तर क्या होता है। कह रहा है कि इसमें दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए क्या आवश्यक है? कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। दूसरा कह रहा है कि इसमें विद्यालय शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। तो प्रश्न का उत्तर क्या होता है? और देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा इसमें। और प्रश्न के उत्तर की बात करें कि विद्यालय शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का क्या होना चाहिए? आयोजन होना चाहिए। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी सही। अगला प्रश्न देखते हैं, विज्ञान शिक्षण में सतत एवं समग्र मूल्यांकन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह रचनात्मक मूल्यांकन है, यह संकल्पात्मक मूल्यांकन है, यह वर्ष में एक ही बार होता है, यह वर्ष पर्यंत चलता है। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा अपना? फटाफट दो देखिए प्रश्न का उत्तर। फटाफट दो प्रश्न का उत्तर क्या होता है? प्रश्न का उत्तर इसमें तो प्रश्न की बात करते हैं इसमें, यह रचनात्मक मूल्यांकन है, यह संकल्पात्मक मूल्यांकन है, यह वर्ष में एक बार होता है या वर्ष पर्यंत चलता है। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये गलत हो रहा कोई बात नहीं कि प्रश्न का उत्तर अपना होना चाहिए। तो देखता हूं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है इसमें।
तो प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं, देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या रहता है इसमें। यह वर्ष में एक बार होता है, ये क्या होता है, वर्ष में एक बार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, छात्रों में चिंता एवं तनाव कम करने के लिए कौन सी मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई जाती है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, वार्षिक परीक्षा प्रणाली मूल्यांकन, ऑनलाइन मूल्यांकन, ग्रह आधारित मूल्यांकन। तो कौन सी प्रणाली यहां पर, और लगभग अपने 2 प्रश्न और शेष बचे हैं। फटाक से उत्तर देना। देखिए कि जो प्रश्नों की श्रृंखला है और प्रश्न जो अपने हैं वो लगभग पूर्ण होने वाले हैं। तो प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा अपना, फटाक से उत्तर देना कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है अपना इसमें। 2 प्रश्न और शेष बचे इसमें अपने, डी भी है, सी भी है, ए भी है। और देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है इसमें। यहां प्रश्न के उत्तर की बात करें, प्रश्न का उत्तर होगा सतत एवं समग्र मूल्यांकन। क्या हो जाएगा, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। 2 प्रश्न और शेष रहे, 148 प्रश्न आपने हल कर लिए। निबंधनात्मक परीक्षा के बारे में सत्य नहीं है, जो निबंधात्मक परीक्षा होती है उसके बारे में सत्य नहीं है। तो इसमें कह रहा है कि विद्यार्थियों को पाठ्य वस्तु के तत्वों का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना पड़ता है, यह वैध नहीं होता है, ज्ञानात्मक पक्ष के मापन के लिए अधिक उपयोगी है, यह क्रम विश्वसनीयता होती है, यह क्रम विश्वसनीयता होती है। तो प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा, यह सेकंड लास्ट प्रश्न है। इसके बाद में एक प्रश्न और शेष है, और आज के जो अपने 150 प्रश्न हैं वो इसी श्रृंखला में 149वां प्रश्न हल कर रहे हैं। और देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है कि विद्यार्थियों को पाठ्य वस्तु के तत्वों का सूक्ष्म रूप से अध्ययन कराना पड़ता है। ए आंसर इसमें क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत ने मूल्यांकन व्यवस्था को बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व को अधिक प्रदर्शित करने वाला बनाया, बहुत अधिक विवरण को सम्मिलित करते हुए जटिल बनाया है, अस्पष्ट बनाया है क्योंकि विद्यार्थियों की निश्चित रैंक को जाना नहीं जा सकता, केवल शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन या विश्लेषण करने के लिए व्यापक बनाया है। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा, अंतिम प्रश्न आज का। और देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या होगा, अंतिम प्रश्न आज का है, और देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या होता है। और कमेंट बॉक्स में देना कि प्रश्न का उत्तर क्या रहता है आपका। जो मूल्यांकन के जितने प्रश्न बनते थे वो हल कर चुके हैं, और इसमें क्रियात्मक अनुसंधान के प्रश्न हल कर चुके हैं, एनसीएफ 2005 के प्रश्न हल कर चुके हैं, आपकी आरटी के जितने प्रश्न बनते हैं उतने प्रश्न हल कर चुके हैं, आपके समायोजन कुसमायोजन के प्रश्न हल कर चुके हैं, बुद्धि में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे वो प्रश्न हल कर चुके हैं, अधिगम विकास इनकी बात करें, अभिप्रेरणा की बात करें, चिंतन की बात करें, इन सब के, और व्यक्तित्व की बात करें, इन सब के प्रश्न वो हल कर चुके हैं अपन। और लगभग जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो नोट्स में भी हैं और नोट से बाहर भी हैं वो प्रश्न भी अपने क्या किए, कवर किए। एग्जाम हॉल में आपको ऐसा नहीं लगे कि प्रश्न मेरा देखा हुआ नहीं है, तो ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए कि एग्जाम हॉल में कि प्रश्न अपने को नहीं आ रहा हो, क्योंकि एग्जाम जो 26 सितंबर को होगी तो किसी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। पहली बार जो प्रश्न आते हैं उन्हीं प्रश्न को हल करना है, और जो आपका पढ़ा हुआ है जो याद नहीं है वो विकल्प के माध्यम से आ जाएगा। 2-3 दिन में आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे को याद है या नहीं है, आपने ईमानदारी से तैयारी की है तो मैं कह रहा हूं कि एग्जाम में जो रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा, और आने वाले दिनों में मैं आपको भावी शिक्षक के रूप में देखूंगा। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा इसमें कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत ने मूल्यांकन व्यवस्था को बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व को अधिक प्रदर्शित करने वाला बनाए। तो यहाँ पे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ए आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। जो आज के प्रश्न थे वो 150 प्रश्न हल किए, तो सभी को धन्यवाद, क्योंकि जो प्रश्न हैं वो कठिन भी होते हैं सरल भी होते हैं, दोनों लेवल को ध्यान में रखकर प्रश्न बनाए जाते हैं। और जितने भी प्रश्न थे
वो एग्जाम में आए हुए प्रश्न थे, उन्हीं प्रश्नों को आपने क्या किया है, हल किया है। और प्रत्येक प्रश्न में यदि किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके माध्यम से जुड़कर जो भी आपकी समस्या रहती है प्रश्न पे, और उस प्रश्न को डालकर और प्रश्न का जो समाधान है वो आप पूछ सकते हो। अब आपके पास में दिन की बात करें तो आज 23 तारीख हो चुकी है, 24, 25, 26 को एग्जाम होगी। 24-25 में आप सेंटर की ओर इर्द गिर्द दौड़ते रहोगे। जिनका सेंटर नजदीक है वो समय से घर से निकले, और जिनका सेंटर दूर आया है वो समय से पूर्व घर से निकले, ताकि सही समय पर अपने सेंटर पर पहुंच जाए। क्योंकि समय पर सेंटर पर पहुंचोगे तो किसी प्रकार का तनाव दबाव नहीं होगा। और यदि आप सेंटर पे सही समय पर नहीं पहुंच पाते हो तो मानसिक तनाव आपको उत्पन्न होता है। तो आपको टाइम को ध्यान में रखते हुए, और जो आपकी तैयारी है मेरे अनुसार पूर्ण हो चुकी है, और इसकी जो आहुति है वो 26 सितंबर को अपन देंगे, और भावी समय में एक आप अच्छे शिक्षक की भांति मैं देख पाऊंगा आपको। तो सभी को धन्यवाद, नमस्कार, सभी को शुभ रात्रि।